फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। आइए हम आपको उस मंजिल की तरफ ले चलेंगे जहाँ पे टैक्स क्या होता है और उसी टैक्स में एक इनकम टैक्स होता है। और इनकम टैक्स क्या है आज हम आपको बताएंगे। इंडिया में अपने अपने फ़ोन को वाइब्रेशन में लगा के रखिए। आधे घंटा आप लोग अगर कॉल नहीं करोगे तो आप ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अगर वीडियो नहीं देख पाओगे तो आपको नुकसान होने वाला है। हर इंसान काम करता है और उसका जो बेनिफिट जो भी होता है, इनकम जो भी होता है, और उस पर जो पे करना होता है साल में एक बार, उसी को ही इनकम टैक्स बोलते हैं। तो इनकम टैक्स इंडिया में कितने तरह का होता है तो आप लोग एक बार रिपीट करिए। आप लोगों के सामने यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो आपका देख पा रहे हो कि इनकम टैक्स जो होता है 10 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, जोर से बोलिए। कौन कौन सा होता है? 10 types. कौन कौन सा है? Number First one. 1 types of taxpayers. Number 2 tax rates. Number 3 deduction and exemptions. Number 4 filing returns. Number 5 TDS, tax deducted at source. Number 6 capital gains tax. Number 7 business income tax. Number 8 double taxation ordinance and agreements. Number 9 penalties. Number 10 tax plan. जो से बोलिए। खाना खा के नहीं आए क्या आप लोग? कितने लोग जो खाना खा के नहीं आए, चाय पी के आ गए? जोर से बोलने की कोशिश करो। अब देखो, आप हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में बोलो जोर से। सबकी आवाजें आनी चाहिए ताकि कोई भी वीडियो देखेगा तो आपकी आवाज उसके कानों तक पहुंचना चाहिए, ठीक है? गाली देना को बोल दिया जाए किसी चीज के लड़ने के लिए तो देखिए आपकी आवाज जो है 4 किलोमीटर तक पहुंचेगी। लेकिन जब हम कोई अच्छी चीज की बात करते हैं तो लोग अपने अंदर से आवाज नहीं निकालते। बोलना भी एक सेंसर का काम करते हैं। जो हम अगर अपने मुंह से कोई भी चीज 10 बार बोल देते हैं ना, तो हमको फिर उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे टीचर जब पढ़ाते थे तो बोलते थे कि मिथिलेश से काम करो, जो सब्जेक्ट तुमको वीक है ना उसको एक सब्जेक्ट एक मीनिंग को 10 टाइम्स आप बोल दो अपने वर्ड से, तो देखो तुम्हारा पक्का वो तुम्हारे को हो जाएगा। जैसे कि आप खेतों में देखते हो कि खेत जो होता है, जब किसान जो जाता है वहां पे काटता कटिंग करता है, तो खेत में कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन 10 आदमी उस पर रास्ते पर चल दिया तो समझो कि रास्ता बन जाता है। आई एम करेक्ट रॉन्ग? तो आप अगर इस चीज को अपने दिमाग से, कोई भी चीज है, आप प्रैक्टिस इसी को बोलते हैं कि आप जितना प्रैक्टिस करते हो ना उतना आप जो है उसमें सक्सेस होते जाते हो, ठीक है? आप जिसके बारे में जितना संपर्क में रहते हो, उसके बारे में उतना आपको जानकारी होती जाती है, और जिससे आप ज्यादा दूर रहते हो उसके बारे में आपको जानकारी कम रहती है, ठीक है? जैसे मैं आपके संपर्क में कितने साल से, तो मेरे बारे में ज्यादा बेहतर से जानते होंगे, और जो नया आएगा तो उसके बारे में आपको जानने के लिए टाइम लगेगा। तो कहने का मतलब वही चीज है कि जो इनकम टैक्स जो है ना हमारे लाइफ में डेली हमको मालूम नहीं, हर आदमी को मालूम नहीं है। अगर नहीं मालूम तो बहुत सिंपल भाषा में मैं मिथिलेश चौधरी सबके लिए बताना चाहूँगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और हमारे इंस्टाग्राम भी चैनल है, फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, उस पर भी आप जाके फॉलो कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। देखिए, हम हर हालत में इंसान सबसे बड़ा कैसे बनता है और रिचेस्ट कैसे बनता है, कैसे बनता है?
इंसान जो है सबसे बड़ा धनी कैसे माना जाता है, सबसे बड़ा कैसे माना जाता है, चाहे कोई भी फील्ड में हो, कैसे माना जाता है? जवाब दो। एक आदमी जो है, एक इंसान जो है सबसे टॉप लेवल पर कैसे पहुंचता है? जवाब दो। कैसे पहुंचता है? कैसे पहुंचता है? एक इंसान कोई भी फील्ड रहने दो, वो सबसे टॉप लेवल पर कैसे पहुंचा? जवाब दो। हार्ड वर्क रॉन्ग है, आप बोलो। मेहनत करके आप बोलो कैसे पहुंचा? दिमाग से सबका जितने लोग इसका आंसर दिया, जोर से आंसर देना ताकि ऑडियंस को भी मालूम होना। आप क्या बोला? नाम कमा के पैसे। जोर से बोलो। नाम कमा के। गलत है, आप बोलो। हार्ड वर्किंग। गलत है, आप बोलो। गलत है, आप बोलो। इंसान सबसे बड़ा कैसे बना? जो जवाब दो। दिमाग से बना, और कैसे? गलत है, आप बताओ। आप बोलो। हाँ, स्मार्ट वर्क। सबका जवाब जो है ना गलत है। हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, क्या वो बड़ा बन जाता है? कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हाँ? है। ये जितना भी आप लोगों ने जवाब दिया टोटली रॉन्ग है। आप लोग का सोच रॉन्ग है, इसलिए आप जो है ना अभी भी जितने लोग बैठे हैं आगे आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि आपका जो माइंड सेट है रॉन्ग है। इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलता है कि आपका जो सोच है, आपका आंसर जो है, आपका क्वेश्चन और आंसर गलत है, इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो कोई भी आदमी बुलंदी तक पहुंचने का एक ही रीजन होता है कि वो दूसरे को हेल्प करता है। क्या करता है? कोई भी आदमी ऊंचाई तक पहुंचा है तो किसी का हेल्प करके पहुंचा है। हार्ड वर्क करने से गधा भी हार्ड वर्क करता है। कंपनी में 36 घंटा, एक कंपनी में मैं काम किया था, एक बंदा ड्यूटी पर चढ़ता तो 36 घंटा कंटिन्यूअस प्रेस पर काम करता हूँ, बड़ा दिन बन गया। एक मिस्त्री रातों दिन काम करता है, राजमिस्त्री धूप में, क्या बड़ा दिन बन गया। एक हवाली जो आता है आपका 50-50 किलो का बैग ढो देता है, तो हार्ड वर्क करता है, बड़ा बन गया नहीं। नोबडी improve, build a big position। कोई भी बड़ा आदमी बना है हेल्प करके बना है। क्या करके बना है? हेल्प करके बना है। अब तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो आप अपने तक देख करके अपने तक रहोगे तो आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे हो। आप इसको शेयर करोगे, आप जितना शेयर करोगे आप बड़ापन आपके अंदर आती है। अच्छी चीज को शेयर करना सीखो, एक दूसरे को हेल्प करना सीखो। अगर ये वीडियो किसी को आप शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली उसका हेल्प कर रहे हो। मैं मिथिलेश चौधरी अपने ऊपर लागू करता हूँ। मैं बहुत मामूली आदमी था, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन मैंने अपने लाइफ में हेल्प करना सीखा, चाहे नुकसान हो जाए चाहे फायदा। मेरा बैंक में जाके देखोगे तो मैं अभी तक मतलब ये कम से कम 10,000 लोगों को जॉब दिलाया। कितना? मेरे रेफरेंस से 10,000 आदमी को नौकरी दिलाया। मेरे पास किसी को फोन आता है तो बोलता है कि मेरे को इसमें प्रॉब्लम है कंपाउंडिंग में, फ्री में मैं उसको गाइड किया। आज से कई साल पहले कई कंपनियां मेरे को बुलाती थी कंसल्टेंसी के लिए, मैं कोई चार्ज नहीं लिया। तो आपके अंदर क्या चीज है? ध्रुव भाई अंबानी, चाहे मुकेश अंबानी बड़ा आदमी कैसे बना? तो उसने फ्री सेवा किया, मतलब हेल्प किया। जियो का सिम फर्स्ट टाइम लेकर के आया था 2006 में, रिलायंस का फोन लेके आया था तो फ्री में दिया ना आप लोगों को, हेल्प किया ना आपका। बात समझ में? कोई एमएलए पोस्ट पर कायम है, बार बार क्यों जीत रहा, बार बार क्यों जीत रहा? पब्लिक को सपोर्ट कर रहा, हेल्प कर रहा। आखिर मोदी ही बार बार क्यों आपका बार बार आ रहा? क्योंकि वो गरीबों का हेल्प कर रहा है। केसीआर जो है आपका बार बार क्यों यहाँ पर जीत रहा है? टीआरएस पार्टी क्यों जीत रही? क्योंकि आज जो है डबल बेडरूम, सिंगल बेडरूम, एक जो डबल बेडरूम का कॉस्ट है 20 से 25 लाख है, वो गरीबों लोगों को फ्री में दे रहा है।
तेलंगाना में स्टेट में कितनी शादियां होती है, कितनी शादियां होती है। एक मान लीजिए अम्बेडकर नगर की आबादी 5000 है, तो इससे कितने अम्बेडकर नगर होगा, यहाँ की आबादी कितना है तेलंगाना की, और यहाँ की आबादी के हिसाब से यहाँ पे एक साल में कितनी शादियां होती होंगी बता सकते हो। और हर शादी में शादी मुबारक में आदमी 1 लाख रुपया देता है। क्या देता है? 1 लाख। क्या मामूली बात है? तो मैं क्या आपको बोला था कि हार्ड वर्क किया, क्या देने को कोशिश किया। केसीआर दे रहा है इसलिए वो जीत रहा है, मोदी दे रहा है इसलिए जीत रहा है। बाकी समझ में आगे समझ में बड़ा कौन बनता है? जो देना सीखो। आप देना नहीं सीखोगी, किसी को हेल्प करना नहीं सीखोगी, तो आप जिंदगी में जहां हो उससे भी बदतर जिंदगी में चले जाओगे। बात समझ में आ गया? जिसके अंदर में देने की, एक दूसरे के हेल्प करने की नेचर क्रिएट हो रहा है, वही बहुत बड़ा आदमी बनते जाएगा। बात समझ में? तो आप लोगों को एक दूसरे को हेल्प करने का मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। हार्ड वर्क नहीं, सुबह से शाम तक झाड़ू मारते रहो ना, क्या मिल जाएगा आपको? हेल्प करना सीखो। कोई बुढ़ा गिर गया उसको उठा लो, कोई परेशानी में उसका पैसे से हेल्प कर दो। जब तक आप हेल्प नहीं करोगे एक दूसरे को, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं सर कि आप जो है ना, अगर अभी तक किसी को हेल्प नहीं किए हो तो प्यार से वो पानी पिला दीजिए, जिसको नीड से, अगर उसको भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। और अन्न दान जो होता है ना, बहुत बड़ा दान होता है। साल में 1-2 बार आपको गरीबों को खाना खिलाना चाहिए। आपकी जितनी औकात है उसके हिसाब से दूसरे को हेल्प करिए। देखिए आप, मैं जो बोल रहा हूँ ना सर, ये प्रैक्टिकली बोलता हूँ मैं। कहीं पर ये नहीं कि कहीं बुक पे लिखा हुआ उसको उठा के आपको डाल दिया। क्रिएटर बनो, फ्लोर नहीं। मैं जो है क्रिएटर, मैं अपने लाइफ में सब कुछ जो देखता हूँ वही बोलता हूँ। और आपको मैं, अंधेरे में जी रहे हो, आपको लाइट में ले जाने की कोशिश करता हूँ कि अंधेरा में मत जियो सर। जिंदगी में वही तरक्की करता है जो समय के पाबंद होता है। और उस समय कब होता है? आपका 18 साल से 25 साल का जो एज होता है ना, उसी में आपको जो करना है कर सकते हो। कौन सा एज होता है? जोर से बोलो। 18 से 25 साल का जो एज होता है ना सर, वो आपके लिए डिस्ट्रक्शन से बचने का एज होता है। अगर आप उसमें डिस्ट्रक्शन में गए, आपका नाव जो है ना खत्म हो जानी है, डूब जाने वाली है। जो इंसान 18 साल से लेकर 25 साल तक अपने फोकस पर काम कर लिया, समझ लो वही इंसान आगे चल के लाइफ में सक्सेस हुआ है। और ये दौड़ जो है आदमी को गलत रास्ते पर ज्यादा ले जाने की कोशिश करती है। एज जो होता है 18 से 25 साल की, बहुत 5% लोग जो है अपने फोकस पर ध्यान देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बोलता हूं कि भाई, जो आप अपने एज और समय का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। 18 साल में आ गए तो सोच लीजिए कि आपका मंजिल यही है और यही से आपको बिल्ड करना है। अपने लाइफ को यही बिल्ड करने का समय होता है। अगर 18 से 25 साल ही गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको टाइम मिलता है, 18 से 25 साल का एज ही जो होता है डॉक्टरी के लिए आपको टाइम होता है। आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए 18 से 25 साल का ही एज होता है। कोई भी काम करने के लिए यही 18 से 25 साल, कोई भी चाहे मैनेजर बनना चाहते हो, सुपरवाइजर बनना चाहते हो, कुछ लाइफ में बिजनेस करना चाहते हो, तो ये 18 से 25 साल का ही एज जो है ना आपका मायने रखता है। अगर 18 से और 25 साल का जो एज जो है ना मटर गश्ती में गुजार दिए, ऐशो आराम में गुजार दिए, गलत फाहमी में गुजार दिए, तो आप जो है 26 साल में कुछ नहीं कर सकते हो। मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ, बोलो तो स्टैम्प पेपर पर गवर्नमेंट के थ्रू लगा के आपको देता हूँ कि 18 से 25 साल आप कुछ मत करो, देखो 26 साल के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये गारंटी है। तो हर आदमी को 18 से 25 साल की एज जो है बहुत क्रिटिकल एज होता है।
उसमें हमको अपने लाइफ को, अपने करियर को चूज करने का समय होता है। आप कौन सा लाइफ में जाना चाहते हैं, कौन सा करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 18 से 25 साल की एज में आपको रिलेशन से दूर रहना चाहिए। भाई कहाँ पर रहना चाहिए? डिस्ट्रक्शन से दूर रहना चाहिए। रॉकेट पहुंचता है, रॉकेट जब उड़ता है तो धुआं नीचे छोड़ के जाता है। रॉकेट भी जब उड़ता है तो धुआं नीचे छोड़ के जाता है। चांद पर जो पहुंचा तो जो उसके साथ जो पार्ट थे सब छोड़ते गया और वो एक ही पार्ट ऊपर पहुंचा। बात समझ में आया? दीपक भी जलता है ना तो अपने अंधेरे को नीचे छोड़ करके लौ को ऊपर लेकर के जाता है। क्या लेकर के जाता है? लौ ऊपर दिखाता है और नीचे अंधेरा छोड़ता है। आप सबको, रिश्तेदार को, बुआ को, काका को, चाचा को, मामा को, भाई को, सबको आप ख्याल रखने लगोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस में जाल जो होता है ना, जाल और धागा में फर्क होता है ना। जाल जो है ना फंसाने का ही काम करता है और धागा जो बुनने का काम करता है। आप जाल बनकर रह जाना चाहते हो कि धागा बनकर रहना चाहते हो, ये ध्यान देना है। बस समझ में आ गया? तो आपकी लाइफ जो आपके हाथों में है, ये 18 साल से और 25 साल का जो एज है ना, आपको करियर को बिल्ड करने का समय है। और इस समय में आप रिश्तेदारी में गए, किसके पीछे भागे, मतलब आपने टाइम पर फोकस नहीं दिए, अपने करियर पर फोकस नहीं दिए, तो आपको 25 साल के बाद आपको शादी हो जाने वाला है। 25 साल के बाद आपका बीवी बच्चे हो जाने वाला है। जब ये समय में नहीं किए तो अब क्या करोगे? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। हाँ, बस समझ में आ गया? तो देखिए अब हम आपको बात करने वाला कि आज का जो दिन है ज्योतिया का दिन है। क्या क्या दिन है? ज्योतिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योतिया। और ये हमारे कौन कौन से स्टेट में मनाए जाते हैं? तो बिहार में मनाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं, झारखंड में मनाए जाते हैं और उत्तराखंड। ये 4 स्टेट में ये फेस्टिवल को मनाया जाता है। और माँ जो होती है, जिसका औलाद होता है, जिसका बेटा होता है, वो अपने बेटे के खुशी के लिए रात कल जिससे खाना खाते हैं, मान लीजिए कि 6 तारीख है तो 5 तारीख को जो खाना खाए और पूरे दिन आप वो लोग उपवास रखने वाले होते हैं। और दोपहर के बाद वो लोग स्नान ध्यान करके पूजा पाठ सुनते हैं। और वो खुद नसीब होता है जिसकी माँ होती है, और वो बदनसीब होता है जिसकी माँ नहीं होती है। तो माँ जो है अपने औलाद के लिए बहुत आज के दिन प्रेयर करती है कि हमारी औलाद इस पृथ्वी पर लाने में मैं बहुत कष्ट करी हूँ और मेरे औलाद को रक्षा करना प्रभु। इसके लिए ये व्रत मनाया जाता है। और ये काफी लोग अपने अपने परंपरा के, हर लोग अपने अपने साम्राज्य को लेकर के, अपने अपने औलाद के लिए, सभी लोग ने कभी अपने पति के लिए, कभी अपने औलाद के लिए, सभी नारियों ने त्याग किया है। जैसे सती अनुसैया थी, अपने पति के लिए करी थी। वैसे बहुत लोग जो थे जो ज्योतिया व्रत करते हैं, इसका भी बहुत बड़ा कहानी है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे कि भाई इनकम टैक्स क्या है, और हम लोग सब्जेक्ट पर बात करते हैं। तो फर्स्ट जो है, कर भरने वालों के जो प्रकार होता है अलग अलग होता है। जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको इनकम, कोई व्यापार कर रहा है, कोई पर्सनल नौकरी कर रहा है, कोई प्रोफेशनल कर रहा है, तो इनकम तो सबको देना पड़ेगा। जैसे कोई आपका ज्यादा बिल्डिंग है, आप रियल एस्टेट कर रहे हो तो वहाँ भी आपको इनकम देना है, टैक्स देना है। आप रेंट भी बहुत ज्यादा ले रहे हो, आपका बहुत सारा घर है, बहुत सारा प्रॉपर्टी है, वहाँ भी आपको इनकम आ रहा है तो वहाँ भी आपको इनकम टैक्स भरना है। तो कहने का मतलब कि जैसे कि हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो देखिए कि अगर मान लीजिए आपको देखिए आया होगा, अगर आपका 2.5 लाख तक का इनकम है साल में, मान लीजिए आपका 2.5 लाख का तक इनकम है, तो आपको कहीं भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। नॉट नेसेसरी पे द इनकम टैक्स। ओके, कितना? 2.5 लाख तक आपका मान लीजिए पेमेंट आता है या इनकम आता है साल में। मान लीजिए आप इनकम उसको बोलते हैं जैसे कि आपका सैलरी आया, और सैलरी के बाद आपका जो भी खर्चा दिखा लो, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन,
रूम रेंट जो भी खर्चा दिखाते हैं, खर्चा दिखाने के बाद जो बचा जो पैसे सेव होता है उसको ही इनकम बोलते हैं। और उस इनकम पे आपको गवर्नमेंट को पैसा देना होगा। आप काम कर रहे हो, आप इनकम कर रहे हो, आप प्रॉफिट कर रहे हो, रातों दिन मेहनत कर रहे हो, लेकिन उस फायदे में भी गवर्नमेंट का हिस्सा बनता है। क्या बनता है? वो भी आपका गवर्नमेंट जो है उसका हिस्सा लेता है। अब देखिए 2.5 के ऊपर जैसे आपका आप रहेगा, मान लीजिए 2.6 से लेकर के 5 लाख तक, 2.6 से 5 लाख तक आपको कितना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? तो इस पर कितना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? 5%। कितना भरना पड़ेगा? 5%। कितना भरना पड़ेगा? मान लीजिए 2.6 आपके है, आपको तो 2.6 है और 5 लाख तक आपको 5% का इनकम टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कम से कम 7,200 आपको भरना ही भरना है। कितना है? देखो कितना है? 7.2 है तो इसमें आपको 7,200 कम से कम तो भरना है। तो इसके ऊपर अगर मान लीजिए 6 लाख से लेकर के 10 लाख अगर मान लीजिए आपका इनकम होता है तो इस पर कितना भरना होगा? 20%। तो इस पर आपको कितना भरना पड़ेगा? 20% आपको भरना है। तो 20% का मतलब कितना हो गया कि आपको अप्रोक्सीमेटली आपको 60,000 भरना ही भरना है। कितना भरना होगा? 60,000। कम से कम 60,000 आपको गवर्नमेंट को देना है। उसी पर अगर मान लीजिए 11 लाख से लेकर के अब इसके ऊपर जितना भी आपका इनकम हो रहा है तो वहाँ पे आपको 30% आपको भरना होगा। 30% का मतलब कम से कम 72,000। आगे समझ में? जी। तो ये इनकम टैक्स का आपका बेस है और इसके आगे आप जितना आप लाके उसका कैलकुलेट कर करके आपको इनकम टैक्स गवर्नमेंट को भरना होगा। और उसका जो टाइमिंग होती है, अभी जैसे का 2023 में सितंबर और अक्टूबर 2 महीने है, आपको अक्टूबर 30 को लास्ट डेट है, तो आपको इसमें इनकम टैक्स आपको भर देना होगा। तो अगर इनकम टैक्स नहीं भरते हो तो इनकम डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आता है और आपको उसके प्लांटी के साथ आपको भरना होता है। ठीक है? तो देखिए कहने का मतलब कि अब हम देखते हैं कि टैक्स भरने वालों का प्रकार है। जैसे ये दो इसका कर दर है। अब कर की जो टैक्स की जो दर है आपको किस पर कितना लागू हुआ उसको बताना है। जैसे कि आपका साल में 2.5 से ज्यादा आपको इनकम हो रहा है तो आपको भरने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी का सैलरी 30,000 है, कितना है? तो 30,000 इंटू 12 करो तो कितना हुआ? कितना हो गया? 3.6। तो 3.6। तो 3.6 आपका है तो आपको IT रिटर्न भरना चाहिए, है ना? अगर गवर्नमेंट आपको अकाउंट्स में पैसे आ रहा है तो आपको TDS नहीं भरोगे तो गवर्नमेंट TDS काट ही देगी। ठीक है? अब दूसरा सवाल है कि देखिए कि आपको किसी को पेमेंट देना है तो कैश पेमेंट ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हो? कितना दे सकते हो? 10,000। 10,000 से लेकर के 30,000 तक किसी को दे सकते हो। किसी को आपको कैश देना है तो 10,000 से लेकर के 30,000 तक दे सकते हो। लेकिन अगर 30,000 एबव किसी को कैश देते हो तो आपको 2% कितना कर देगा? TDS 2% आपको TDS कट जाएगा। आगे समझ में? तो मान लीजिए किसी को आप 30,000 एबव दे रहे हैं, मान लीजिए 50,000 एबव दे रहे हैं किसी को, तो इसमें 2% TDS कितना हो जाएगा? 50,000 किसी को दे रहे हो तो 2% का TDS कितना हो जाएगा? 1,000। तो आपको 1,000 रुपीज काट के देना है, 49,000 ही उसको देना होगा। और 2% जो है आपको इनकम टैक्स वाला ले लेगा, चल लेगा। अब देखिए आप कोई बिजनेस करते हो, तो बिजनेस में भी आपका एक लिमिट होता है। क्या होता है? कैश विथड्रॉ करने का एक लिमिट होता है। क्या होता है? जोर से बोलिए। तो ये देखिए आपका भी जैसे आपका ATM कार्ड दिया तो उसमें भी एक लिमिट होता है कि आप एक दिन में इतना ही कैश ड्रॉ कर सकते हो। इतना कर एक लिमिट है ना? हर चीज का एक लिमिट है ना भाई। तो अगर उस लिमिट के ऊपर आप जाते हो तो तुरंत TDS कटेगा। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है उसको ईयरली 20,000 का ही लिमिट है
और 20,000 के ऊपर अगर टैक्स ड्रॉ करेगा तो उसको 2% इमीडिएटली इनकम टैक्स कटे, TDS कट के आपको पैसे मिलेगा। क्या होगा? 2% TDS कटेगा। इसका शिकार मैं भी रह चुका हूँ। तो मैं यही बोलता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ ना सर, ये प्रैक्टिकली बोलता हूँ मैं, ये नहीं कि मैं आपको आपने के ऊपर देखा था, आपने सुना था और हमने बोल दिया। लेकिन मेरा जो वीडियो रहता है प्रैक्टिकली वीडियो रहता है, जिसको मैंने अच्छी तरह से अपने लाइफ में ऑब्जर्व किया है, वही आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अब इसके बाद जो होता है कि देखिए छूट और छूट मतलब कि डिडक्शन एंड एग्जेप्शन। डिडक्शन और एग्जेप्शन कहाँ कहाँ पे होता है आपको बता सकते हो कि कहाँ कहाँ आपको TDS, जैसे कि आप मेडिकल करते हो, इंश्योरेंस मेडिकल करते हो, तो वहाँ पर आपको हेल्थ कुछ तो आपको 4% वहाँ पे मतलब आपको कुछ छूट मिलता है। और कहाँ पे मिलता है? आप हाउसिंग लोन लिए हो तो वहाँ पर आपको, बिजनेस लोन लिए हो, कार लोन लिए हो, तो वहाँ पे आपको इनकम टैक्स में आपको वहाँ पर डिडक्शन होगा, छूट मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा? आप कहीं कंपनी के काम से कहीं बाहर जाते हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन में जाते हो, तो आपको वो ट्रांसपोर्टेशन भी आपको उसमें आपको इनकम टैक्स को कम करने में लागू होगा। और क्या है, जैसे कि आप कोई होटल में जाते हैं कुछ कस्टमर को लेकर के, तो आप वहाँ भी होटल के एक्सपेंसेस को भी आप उसमें आप रूम रेंट देते हो, फैक्ट्री का रेंट देते हो, और आपका LIC है या कुछ पॉलिसी है, तो वहाँ पर भी आपको इनकम टैक्स जो है वहाँ पे छूट मिलेगा। आगे समझ में? और कहाँ पे मिलेगा बता सकते हैं? तो मेरे नॉलेज से इतने जगह पे है, और इस पे एक कहाँ पर जो है एग्जेम्पशन मिलता है, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। वो बहुत जगह पर एग्जेम्पशन मिलता है, तो मैं आपको उस पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर ये वीडियो को आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो जितने भी मैं वीडियो लेकर के आऊँगा ना सर, आपको नोटिफिकेशन ही आते रहेंगे और आप इसका फायदा उठा सकते हो। अब जैसे कि देखिए कि एक फाइलिंग रिटर्न, मतलब इसका जो फाइलिंग रिटर्न भी आपको इनकम टैक्स के ऊपर आता है। जैसे कि आप जो भी गवर्नमेंट को पर मंथ आपको फाइलिंग करते हो, चाहे परचेज सेल का जो फाइलिंग करते हो, गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है। आप वहाँ पर कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। जो परचेज किए, सेल किए, फाइलिंग किए और गवर्नमेंट के पास जाता है, सेल टैक्स डिपार्टमेंट में जाता है, और वहाँ से अगर आप कुछ चीटिंग भी करना चाहते हो, कुछ फ्रॉड भी करना चाहते हो, तो नहीं कर सकते, वहाँ पर रिकॉर्ड रहता है। तो गवर्नमेंट का ये भी पॉलिसी है कि क्वार्टरली जो है ना, आप इनकम टैक्स भरते रहिए। जैसे आपको मान लीजिए कि इनकम टैक्स साल में मान लीजिए हमारा संध्या एंटरप्राइज है या संध्या फ्लेक्स है, तो हमारे को साल में 2 लाख आया या 3 लाख आया, तो अगर वही पैसे को आप 3 बार या 4 टाइम्स आप बीच में आप डालते रहोगे, तो उस टाइम में वो आपका जो पैसे हैं, तो इनकम टैक्स के टाइम में अगर वो पैसे आपके पास नहीं रहेगा, अमाउंट नहीं रहेगा, तो वो आपको हेल्प करेगा। उस टाइम में उतना आपको मैनेज हो जाएगा। जो जिससे हमने पहले मान लीजिए 50,000 भरा था, तो अब हमको कम भरना पड़ेगा। पहले वाला अमाउंट जो है आपका डिडक्ट हो जाएगा, और आपको इनकम टैक्स फाइलिंग के टाइम में, पेमेंट के टाइम में कम भरना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद जो आता है, देखिए कि TDS होता है, टैक्स डिडक्शन एट द सोर्स। तो मतलब TDS जो होता है आपके सबके ऊपर लागू होता है। जिससे कि आप बार जाते ATM से पैसे निकालते हो, तो आपको लगता है कि भाई हम ATM से पैसे निकाल रहे हैं, लेकिन हमारा पैसे तो क्या हो रहा है, कट नहीं रहा। लेकिन जब आपका बैंक का स्टेटमेंट निकालोगे, तो जितने बार आप जाओगे अपने खुद के, आपका मान लीजिए HDFC बैंक है, और HDFC का ATM में आप कैश ड्रॉ करोगे, तो आपको पैसे नहीं कटेगा। लेकिन जब आप दूसरे बैंक में जा करके, आपका HDFC बैंक का ATM है और दूसरे बैंक के ATM से निकालोगे, तो आपको एक ट्रांजेक्शन पर 7 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया कटता है। ठीक है। आपको बाद में स्टेटमेंट्स निकालो तो आपको मालूम होगा कि यार हम, क्योंकि आपको जितने भी देखिए बैंक वाले के आपको बेवकूफ दिखते हैं, आपको जगह सर्विस दे रहे हैं, AC लगा के रूम लेकर के आपको ये
वो आप ATM लगा दे रहे हैं, आप बार बार सोचते हैं कि बहुत मजा है यार जाने में। आप जैसे जैसे निकालते हो, एक आदमी को मान लीजिए 7 रुपया कट रहा है, तो मान लीजिए कि अगर वहां पर 50 आदमी दिन भर में निकाले तो 5 या 50 × 7 कितना हो गया जी? कितना हो गया? 350। तो पर डे का उसको 350 रुपीज तो वहां पर आ गया ना। तो उससे तो कम तो कोई ट्रांजेक्शन कोई करेगा ना। अभी देखो ये आज सुबह में पैसे डालते शाम तक खत्म हो जाता है, तो आज से ट्रांजेक्शन हो रहा, जिस बैंक से जितना ट्रांजेक्शन होगा, तो जिस बंदे ने जितना ट्रांजेक्शन किया तो वो आपको कहाँ पर जाके नोटिफिकेशन हो रहा, कहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा कि 100% इतना पैसे निकाल रहा डाल रहा। तो मतलब वहाँ पर भी आपका TDS जो है गवर्नमेंट सेल टैक्स डिपार्टमेंट आपको नजर में रखी हुई, और आपको तुरंत आपको TDS का नोटिस आता है, इनकम टैक्स का नोटिस आता है आपको। देखिए आप ज्यादा का पैसे का ट्रांजेक्शन आपका अकाउंट्स में होता है तो आपको लास्ट में इनकम टैक्स का नोटिस भी आता है भरो। इसलिए कोई भी आदमी के पर्सनल अकाउंट्स में भी ज्यादा पैसे आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हो। बात समझ में आ गया? तो ये TDS जो है आपको डिडक्शन होगा ही। अगर 30,000 एबव किसी को देते हो या 30,000 एबव किसी से पैसे लेते हो बैंक के थ्रू, गूगल पेमेंट के थ्रू या पेटीएम के थ्रू या फोन पे पेमेंट के थ्रू, अगर 30,000 एबव आप पैसे आपके अकाउंट्स में गिरता है तो आपका पक्का 100% 2% TDS आपका गवर्नमेंट लेगा ही लेगा। आप नहीं भी दोगे तो आपको ऑटोमेटिक पैसे आपका, जैसे बैलेंस शीट निकालने जाओगे तो आपको कट के आएगा। ये क्या है भाई? तो TDS कट गया आपका। आगे समझ में। इसके बाद जो है कैपिटल गेन्स टैक्स, पूंजी लाभ कर जिससे आपका बहुत पूंजी है ना, जिसे आप बोलते हैं मान लीजिए कि आपका प्रॉपर्टी है तो आपका भी टैक्स लगेगा, जिससे आपको बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिए हो, वहां पर डेली ट्रांजेक्शन हो रहा है, रूम रेंट आ रहा है, तो वहां पर भी आपको कितने रूम रेंट आ रहा है तो आपके अकाउंट्स में ही आ रहा है ना भाई। तो आप वहां पर भी आपको जो है इनकम टैक्स भरना पड़ता है। ठीक है जी सर। ऐसा कहीं भी आप सेफ नहीं हो आपको। अब ये जितने भी आप सोचते हो कि KCR ने हमारे लिए ऐसा कर दिया, मोदी ने ऐसा कर दिया, तो आप KCR का दिल्ली का कौन है आपका CM? केजरीवाल है, तो वो पूरा करंट बिल फ्री कर दिया, पानी का बिल फ्री कर दिया, मेडिकल फ्री कर दिया। तो उसने थोड़ा फ्री कर दिया, उसने तो फ्री नहीं किया। किसने फ्री किया? वो तो बिजनेस वालों से, प्रॉपर्टी वालों से टैक्स ले रहा है, इंप्लीमेंट कर दिया वो। बहुत लोग उस पैसे को इंप्लीमेंट नहीं करते, लीडर लोग उसको हजम कर लेते हैं, लेकिन अपने इधर उधर करके। ये देखिए एक 5 साल के MLA बनता है तो कितना अरबों की प्रॉपर्टी बना लेता है। तो जो टैक्स आया उसको अपना पर्सनल में यूज कर लेता है। कोई भी CM होता है तो 5 साल में CM बना तो पता नहीं कितने खरबों की प्रॉपर्टी बना लेता है। तो गवर्नमेंट की जो टैक्स आती है वो दिखाता है कि मैंने यहाँ पर रोड बना दिया, वो रोड बनाने में इतना खर्चा लगा। अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट 18 करोड़ का है, मान लीजिए कि इसके पहले आपका 1800 करोड़ का प्रोजेक्ट था, कौन सा आपका नरसिम्हा भगवान का मंदिर, तो 1800 करोड़ तो उसने दिखा दिया गवर्नमेंट से कि हमने पैसे दिया, लेकिन उसने कितने लोग खाया होगा, कितने लोग बचाया होगा। हमारे बिहार में भी ऐसा होता है, एक रोड जो होता है ना वहाँ पर चिप्पी लगा देगा रोड पे, बोलेगा रोड को पूरा डामर रोड डाल दिया, और पूरे पैसे कॉन्ट्रेक्टर ये सब मिलके खा जाते हैं लीडर। तो देखिए गवर्नमेंट से देखिए सबसे ज्यादा आपको टैक्सेस कौन सा स्टेट में कलेक्ट किया जाता है, तो देखिए आपका सबसे ज्यादा टैक्सेस तो 23 समथिंग करोड़ 100 करोड़ आपका कहाँ पर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इनकम कौन सा स्टेट को है? महाराष्ट्र का है। तो सबसे ज्यादा डेवलप महाराष्ट्र में तो अरे महाराष्ट्र में बहुत है, ऐसा चलता है वैसा चलता है 60। तो कहने का मतलब वहाँ सबसे ज्यादा इनकम गवर्नमेंट को आ रही है। तेलंगाना में आज सबसे ज्यादा इनकम आ रही है, इसलिए तेलंगाना जो है डेवलप कर रहा है। बिहार में कोई इनकम का सोर्स नहीं है। अब देखिए बिहार में कोई तो इंडस्ट्रीज नहीं है, उड़ीसा में उतना खास कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, असम में कोई खास इंडस्ट्रीज नहीं है। तो जहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं है तो वहाँ पर इनकम के जरिया क्या है? इनकम आएगा कहाँ से? उस गवर्नमेंट को, आप गवर्नमेंट को कहाँ से आएगा?
अब बिहार में तो ड्रिंक देखिए, अभी इसमें जो ड्रिंक है उसको 28% इनकम है। कितना है? ड्रिंक पर जो है वाइन पर 28% टैक्स है। तो 28% टैक्स आ रहा है आंध्र प्रदेश को, चाहे हर स्टेट को, लेकिन बिहार में वो भी नहीं आ रहा है कि वहाँ पर शराब भी वो है। गवर्नमेंट की बस भी नहीं, गवर्नमेंट की बसेस भी नहीं चलती है, तो इनकम आएगा कैसे? तो कहने का मतलब देखिए, आज कोई भी स्टेट क्या बोलता है कि आ जाओ मेरे स्टेट में, मेरे स्टेट में आप कंपनी लगा लो, मेरे स्टेट में काम करो। तो आपको पता है कि जैसे कि कोरोना के टाइम में केसीआर ने अदर स्टेट वाले को बहुत सुविधा दिया, ले जाने के लिए स्पेशल ट्रेन चला है, क्योंकि इनकम का स्रोत तो लेबर ही है। यहाँ पर इंडस्ट्री जो भी चल रही है, तो अदर स्टेट वाले आ रहे हैं। अगर एक भी अदर स्टेट वाले का कोई खरोच आ जाएगा यहाँ पे, अगर एक भी क्रिमिनल केस कर देगा लेबर कोर्ट में, तो अच्छे लोग का पसीना छूट जाएगा। बात समझ में आया? अगर एक भी लेबर अगर को कोई भी खरोच आ गया यहाँ के स्टेट वालों से, अगर जाके वो फाइनली लेबर कोर्ट में केस कर देता है, तो क्राइम ब्रांच पे केस कर देता है, तो यहाँ के गवर्नमेंट पूरी तरह से हिल जाएगी। इसके पहले देखो महाराष्ट्र में धाके को कौन था एक चीफ मिनिस्टर, तो बिहारियों को कुछ टॉर्चर किया तो पूरा लालू प्रसाद यादव ने महाराष्ट्र के सरकार को हिला दिया था। ऐसा जैसे कृष्ण भगवान से हिला दिया थे चरखी पे ना, तो हिल गया था। बाद में महाराष्ट्र सरकार को सरेंडर बोलना पड़ा था बिहारियों के सामने। बात समझ में आ गया? तो आपसे जिसको फायदा है उसको तो भगवान मानना पड़ेगा। आज हमारे देश में लेबर कहाँ से आते हैं? तो इंडस्ट्रीज कहाँ से? आप इंडस्ट्री लगा दिए, आप ऑफिस लगा दिए, इसमें काम करने वाले ही नहीं आएंगे, तो आपका इंडस्ट्री और ऑफिस क्या खाक चलने वाली है? तो टैक्स का जो सबसे बड़ा इनकम है, इसलिए हर गवर्नमेंट चाहती है कि आज और मेरे स्टेट में इंडस्ट्री लगाओ तो मेरे इनकम बढ़ेगा। और बिहार तो इसलिए तो पीछा है कि वहां पर कोई इंडस्ट्री लगाना नहीं चाहता, कोई लगा दिया तो उसको उजाड़ देते हैं। तो वहां पर इनकम नहीं आएगी, तो इनकम नहीं रहेगा तो रोड कैसे बनेगा? और खाली गवर्नमेंट टैक्स से कैसे इतना सपोर्ट करेंगे? मोदी गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट कितना आपको हेल्प करेगा? क्योंकि आपके यहाँ से हमको, मान लीजिए आप हमारे पास जॉब कर रहे हो, कितने लोग जॉब कर रहे हो? मान लीजिए 10 लोग मार्केटिंग में जॉब कर रहे हैं। आपसे मेरे को क्या इनकम है? आप कितना बिजनेस ला रहे हो उतना ही तो आपको मिलने वाला है ना। अब मेरे से बोलोगे नहीं सर मेरे को इतना ही सैलरी चाहिए, तो आप मेरे को तो इनकम कुछ दे नहीं रहे हो, तो आप कैसे लोगे? तो गवर्नमेंट बोलती है कि बिहार से तो मेरे को कुछ इनकम आता नहीं है, कोई टैक्स नहीं आता है, तो क्यों हम बिहार में अपना खर्चा करेंगे? आप हमको कुछ कमा के नहीं दे रहे हो तो हम आपको कैसे दे सकते हैं? मैं थोड़े आपको देता हूँ, कोई भी कंपनी किसी वर्कर को नहीं देती है, वो कहाँ से देगी? शुरू में देती है, लेकिन बाद में आप जो काम करते हो वही बेनिफिट आपको मिलती है, वही आपको शेयर मिलता है, वही इनकम आपको मिलता है, जो इनकम में से ही आपको कुछ मिलता है। तो ये चीज याद रखिए। तो इस तरह से आपका जो है पूंजी और लाभ का हो गया। इसके बाद आता बिजनेस इनकम टैक्स, व्यापार आयकर। व्यापारी आयकर मतलब जो भी आप व्यापार कर रहे हो, जो परचेज करते हो और सेल करते हो, उसके बीच में जो डिफरेंसेस आता है, तो सारे टैली के थ्रू साल में देखा जाता है कि आपने कितने, एक तो पर मंथ का होता है, उसको तो आपको जीएसटी भरते हो, ठीक है? क्या करते हो? तो जैसे जैसे आप बिजनेस करते हो, परचेज और सेल के जो बीच में डिफरेंसेस आया, उसमें तो आप जीएसटी टैक्स भरे। इसमें 9% गवर्नमेंट को, अगर अदर स्टेट में दे रहे हो, अदर स्टेट में आप दे रहे हो, तो क्या करते हो कि पूरा आपका क्या होता है कि टोटल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। किसको जाता है? अगर आप जो है इसी स्टेट में परचेज का इसी स्टेट में सेल कर रहे हो, तो 9% जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, 9% आपको स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, ठीक है? बात समझ रहे? अगर आप इस स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर देते हो, अगर मान लीजिए आप तेलंगाना में हो और आंध्र प्रदेश को सेल किए, मान लीजिए आप तेलंगाना में हो और आपने दिल्ली सेल किया, मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश में हो, वहां आप झारखंड में सेल किया, तो वहां पे 9% जो है आपके जहां जिस स्टेट में हो वहां पे जाएगा, और 9% जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। लेकिन जैसे ही आप
स्टेट को चेंज किया तो टोटल जो है आपको इस स्टेट को कुछ नहीं मिलता, पूरा किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। किसको जाता है? तो ये गवर्नमेंट इसलिए चाहती है, कोई भी गवर्नमेंट, की भाई हमारे पास ही काम करो ना, सब कुछ हमारे पास ही रहना चाहिए। यहाँ से ज्यादा बिजनेस करोगे, तेलंगाना बिजनेस करो तो पूरा ज्यादा तेलंगाना को फायदा होने वाला है। और तेलंगाना में रह करके अदर स्टेट में से काम करे तो तेलंगाना स्टेट को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? बात समझ आ गया? हाँ समझ में? तो कहने का मतलब यह हो गया, देखिए कि आप बिजनेस करते हो तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन साल भर में हुआ, तो साल भर में मान लीजिए कि आपने 2.6 लाख का आपका बेनिफिट 5 लाख का हुआ तो उसमें आपको 5% इनकम टैक्स देना होगा। और 6 से 10 लाख का बिजनेस हुआ तो आपको 20% इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और 10 लाख के एबव अब जितना भी आप बिजनेस कर लिए, इनकम कर लिए, उस पर 30%, 100 रुपया 32 रुपया आपको देना है। 100 रुपया 32 रुपया आपको इनकम टैक्स देना है। आगे समझ में? परसेंटेज का मतलब समझ में? कि मान लीजिए कि 100 रुपया पर 5 रुपया, तो आपके पास बचने वाला है कितना? 95 रुपया। आपने मान लीजिए कि 20% का मतलब होता है कि आपने 100 रुपया कमाया, तो 100 रुपया में से 20 रुपया गवर्नमेंट ले लेगी, आपके पास 80 रुपया बचने वाला है। आपने फायदा मान लीजिए किया 100 रुपया का, तो 30 आपको 70 रुपया बचेगा। गवर्नमेंट आपसे आपके हक से 30 रुपया जबरदस्ती ले लेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद क्या है कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। तो ये डबल टैक्सेस अवॉइडेंस एग्रीमेंट बोले तो इसमें डबल टैक्सेस भी आपको कभी कभी देना होता है। और इसके बाद आपका है, इसके बाद पेनाल्टीज, दंड और ब्याज। मतलब एक देखिए, एक तो टैक्स गवर्नमेंट लेगा ही लेगा, और आप आना क्या नहीं करोगे तो ऐसा बोलेगा इधर जा रहा है, इधर आ, तू नहीं देगा, इधर आ, इधर आ। हाँ, अब ऐसे काम है ना सर, ये पूरा इठेगा, नहीं देगा तो तेरे से प्लान ही लेगा। हाँ, जबरदस्ती भी लेगा। क्या करेगा? आपका एक कान पकड़ के लेके जाएगा सेल टैक्स डिपार्टमेंट, इधर आप नहीं देगा। मेरे ही कंट्री में रह करके देखो, लोग गवर्नमेंट से क्यों डरते हैं? कोई भी अच्छा इंसान पुलिस का नाम सुनते ही डर जाता है, पुलिस कैसे हो जाएगा? कानून व्यवस्था नहीं रहती, टैक्स नहीं रहता, तो कोई आदमी एक पक्षी की तरह उड़ान भरता। क्या ऐसा भरता? तो पक्षी की तरह उड़ान भरता, लेकिन वो भी पक्षी उड़ान भरने के टाइम में डरती है कि बाज भी एक रहता है कि जो उस पर टैक्स कर सकता है। हर जगह पर टैक्स लेने वाले है लोग। आप एक बात समझ में आ गया? जैसे हर चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप एक स्नेक को देख करके डर जाते हो, क्या करते हो? अरे बाप रे बाप काट देगा, अरे बाप रे बाप काट देगा। लेकिन जब चाइना में जाओगे तो क्या होगा? स्नेक की खेती होती है। क्या होती है? एक चाइना में एक ऐसा मतलब डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर स्नेक पाले जाते हैं। क्या पाले जाते हैं? और स्नेक पाले जाते हैं। और उस स्नेक के जितना विषैला स्नेक रहेगा, उसका विष को निकाल करके और उससे दवा बनती है। और उस दवा जो बनता है उसी से आपका कैंसर का इलाज होता है। बोलते हैं ना, विष को विष काटता है। तो उस स्नेक के विष को निकाल करके आपके जो है कैंसर की दवा बनती है। बात समझेगा? और वह बाकी उसके मांस को लोग चाइना वाले खाते हैं, बहुत टेस्ट के साथ खाते हैं। ठीक है, और उसके फिर उसको सुखा करके फ्राई करके भी खाते हैं। जिस आंध्र प्रदेश में भी लोग खाते हैं, तेलंगाना में भी मछली को, फिश को फ्राई सूखा खाते हैं ना। आपका हैदराबाद में सूखा मछली बिकता है ना। हाँ, तो देखिए, दूर की बात छोड़ो, बिहार में जो एक डोम जात होते हैं, जो वो भी स्नेक को पानी में से निकाल के खाते हैं। तो एक केकड़ा भी होता है, उसको भी लोग खाते हैं। चाइना की बात छोड़ो, केकड़ा भी लोग खाते हैं। ठीक है, जैसे ऐसा रहता है ना, उसको क्या बोलते हैं मालूम नहीं, इंग्लिश में केकड़ा हम लोग बोलते हैं। उसको भी पानी में से निकाल, उसको कांटा निकाल के खा जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी चीज जो होगा, तो कहने का मतलब कि
अभी आपको हमने बताया, क्या बता रहा था कि पेनाल्टी, आपको पेनाल्टी गलत करोगे तो पेनाल्टी देना पड़ेगा, गलत करोगे तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। टाइमिंग होता है, जिससे आपको मान लीजिए कि आपका जो है, सपोज मान लीजिए आपका जो है गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म हो गया, तो पकड़ेगा ट्रैफिक वाला तो पेनाल्टी देना पड़ेगा। आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर कर गया, उसमें भी पेनाल्टी देना पड़ेगा। तो पेनाल्टी से ही तो इंसान को काबू में किया जा सकता है? काबू में कैसे किया जा सकता है? पेनाल्टी। पेनाल्टी से। अब देखिए, एक घोड़ा है, क्या है? एक घोड़ा है, और घोड़ा पर घोड़सवार बैठा हुआ है। हाँ, एक घोड़ा है और घोड़ा पर घोड़सवार बैठा हुआ है, और घोड़ा चल रहा है रेस में, कई घोड़ों का रेस में है, लेकिन एक और घोड़े पर बैठे वाले घोड़सवार अपने घोड़े का नहीं मार रहे हैं। ध्यान दो, इधर आओ। और जैसे इधर सब लोग बैठे, घोड़ा दूसरे को देख रहा है, तो एक घोड़सवार जो है बहुत अपने घोड़े को मार रहा है, और भी घोड़सवार अपने घोड़े को नहीं मार रहे हैं। तो घोड़ा सोच रहा मन में कि यार, घोड़सवार से पूछ रहा है, मेरे को क्यों मार रहे हो यार? कोई भी घोड़सवार मेरे को, अपने घोड़े को नहीं मार रहे, तुम मेरे को बहुत मार रहे हो यार, मार रहे हो, क्या बात है, मेरे को मार रहे हैं बहुत, मेरे को भागना पड़ रहा। तो घोड़सवार बोलता है, अरे भाई, तुमको मैं नहीं मारेगा तो मैं तुमको इसलिए मारा, तुमको जिताने के लिए मार रहा हूं ना भाई, तुमको जिताने के लिए मैं मार रहा हूं, क्योंकि नहीं तो और तुमको मारूंगा नहीं तो तुम तेज दौड़ेगा नहीं, कड़बड़ तुम आराम से जाएगा धीरे धीरे, इसलिए तुमको मार रहा हूं रे भाई, तुमको इसलिए मार रहा हूं ना कि तुम तेज दौड़ेगा और तुमको जिताना है इस रेस में, इसलिए तुमको मारना पड़ता है। आगे समझ में? तो इनकम टैक्स भी बोलता है कि भाई तुमको हम पेनाल्टी इसलिए मारता हूं ना कि तुम सुधरेगा भाई। किस लिए मारता है? पेनाल्टी क्यों लेता है? कि तुम सुधरेगा, अलर्ट होकर काम करेगा, और अपना फंड्स को, आप मनी मैनेजमेंट पर ध्यान देगा, हमेशा अपने अकाउंट्स में पैसे रखेगा। जीएसटी बार बार पेनाल्टी क्यों लेता? कि तुम हमेशा अपने मनी मैनेजमेंट पर ध्यान देगा। आगे सुनिए, उसी जिस तरह से घोड़ा को घोड़सवार मारता है कि भाग, अपने माँ बाप जो अपने बेटे को, चाहे बेटा को चाटा क्यों मारते हैं? प्यार तो उससे ज्यादा करते हैं, लेकिन इसलिए चाटा मारते हैं कि तू और भाग, तू और अपने लाइफ में डेवलप कर। टीचर बोलता है कि इधर आ बेटा, गलती किया तो उसको स्टिक से मारता है, बोलता तूने मारा क्यों? इसलिए वो टीचर मारता है कि तुम गलत रास्ते पर जाओ, तुम जल्दी जल्दी भागो, हमारे स्कूल के नाम हो, तेज करो। आपका अगर मान लीजिए आपका सर आपको बोलता है कि ये काम कर लो, तुम नहीं करते हो तो डांटता है, लेट आते हो तो डांटता है, तो तुमको बहुत अच्छा नहीं। अरे क्या करें यार, चौधरी साहब जब जाता हम डांटते रहते यार, बेकार है, छोड़ दूंगा नौकरी, कंपनी अच्छी नहीं, वो इसलिए डांटता है, इसलिए बोलता है कि तुम डिसिप्लिन में रहो। जब तुम डिसिप्लिन सीख जाओगे तो तुम्हारे लिए, तुमको कोई पनिशमेंट दे रहा है, पेनाल्टी दे रहा है, कुछ तुम्हारा डिडक्शन कर रहा है, तुम्हारे मुंह पर चाटा मार रहा है, तो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा है, कि वो सोचता है कि तुम सबसे ज्यादा निकलो। अब एक चीज बताइए, लोग अपने पर ही लोग गुस्सा क्यों करते हैं? आखिर अपनों, अब ये देखिए, इनकम टैक्स के एक रोड पर चल रहा है, उसके तुझे तो नहीं ले रहा है। आप बिजनेस कर रहे हो तभी आपको इनकम टैक्स ले रहा है, करेक्ट है? आप मेरे पास जॉब कर रही हो या कर रहे हो तभी तो मैं आपको टॉर्चर कर रहा हूं। मैं किसी रोड पर चलते हुए बाहर वाले को तो नहीं टॉर्चर कर रहा हूं। अब यहाँ पे इसलिए टॉर्चर कर रहा हूं कि तुम भागो और अपने लाइफ की रेस में अपने करियर को बनाओ, इसलिए टॉर्चर करता हूं कि आप अपने लाइफ को, जिसे हम टॉर्चर होकर यहाँ तक आ गए, किसी ने हमको भी टॉर्चर किया, तो हम इस टॉर्चर को बर्दाश्त करके हमको बाद में मालूम होता कि हमको टॉर्चर क्यों कर रहा था। जब घोड़ा जीत गया और सबके सामने उसको हार पहना गया, ये 100 घोड़ा जीत गया फलाने घोड़सवार ने, तो घोड़सवार से ज्यादा घोड़ा को भी खुशी हुआ, उसके आंखों में आंसू आने लगा घोड़ा। तो बोला कि घोड़सवार तो हंस रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? घोड़ा रो रहा है या घोड़सवार हंस रहा है? तो घोड़ा से पूछा गया तुम क्यों रो रहे?
इसलिए मेरा रोने का मतलब है कि मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हो अगर एक घुड़सवार मेरे को मारते नहीं ना तो मैं सबसे आगे दौड़ता नहीं था। बस समझ गया। इसलिए उस टाइम में मेरे को गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी मेरे को खुशी की आंसू आ रही है कि हम सभी घोड़ों से आगे मेरे को निकाल दिए। कि हम कहने का मतलब घोड़ा में खूबी नहीं होता है। आप पिक्चरों में देखोगे एक बदमाश घोड़ा रहता है, उसको कोई नहीं है। कौन सा पिक्चर में है भाई, कोई बता सकता है? पिक्चर में है कि घोड़ा जो पागल रहता है, ऊपर कोई घोड़सवारी नहीं कर सकता है। अमिताभ बच्चन का पिक्चर रहता है भाई, हमको याद नहीं है, फिर भी आप देख लेना क्योंकि हमको सारी चीज याद नहीं। तो उसको घोड़ा सवारी किस तरह से करता है, पागल घोड़ा रहता है। तो देखिए आदमी को काबू करने के लिए आपको उसको आइडिया से देना पड़ता है। वो तो आपने देख लिया कि इनकम, अगर कोई भी बिजनेसमैन में आगे जाना चाहता है तो बोलता है तू भर, तू कर, तू भर, इसके बाद देखो तेरे को ऊपर कैसे लेके जाता हूं। ये इनकम टैक्स ही एक ऐसा कैपिटल है जो तुम्हारे को ऊपर लेके जाता है। तुम जितना इनकम टैक्स भरोगे उतना तुम्हारे को बिजनेस में आगे लेके जाता है गवर्नमेंट, ठीक है। इसके बाद जो आता है क्या है, कर योजना, टैक्स प्लानिंग। टैक्स में भी प्लानिंग कर सकता है भाई। जिसे मैं बोलता है तुम डेली आधे घंटा लेट आती हो, 10 मिनट लेट आती हो, तो प्लान करना कि आज 1 मिनट लेट जाऊंगी, कल 2 मिनट कम करते जा। आज 10 कोटेशन दे, कल 11 करने की कोशिश कर। एक दिन में तो नहीं बोलेगा तो तुम कर ले। वो भी बोलता है कि भाई तू प्लान भी कर सकता है। मान लीजिए अभी तुम्हारे को अक्टूबर में आ गया, सितंबर में आया, तुम्हारे पास फंड्स नहीं है, तब तुम पहले क्यों नहीं प्लान किया टैक्स भरने के लिए? इसलिए तुमको पनिशमेंट मिल रहा। तुम्हारी सैलरी क्यों कम आया? तुम प्लान नहीं किया। तुम्हारे पास 30 दिन था, लेकिन 30 दिन को तुम लाइट ले लिया। 30 दिन के पहले हर दिन कुछ ना कुछ ऑर्डर लेके आया तो तुम्हारा सैलरी ज्यादा आता होता। तुम्हारा मार्क कम क्यों आया? कि तुम हर दिन प्लान किया होता, हर एक लेसन को पढ़ा होता। तुम्हारे पास 10 बुक था तो 10 में एक दिन एक लेसन को पढ़ा होता तो तुम्हारे को हर लेसन स्टडी हो गया होता, तुम्हारा मार्क अच्छा आया होता। अब तो तुमको प्लान ही देना ही होगा। तुम्हारा बजट, इसलिए बजट क्यों खराब हुआ, लोग डिप्रेशन में क्यों जाते कि पहले से प्लान नहीं करते। बात समझ में आ गया? ये वीडियो ने आपने क्या सीखा? देखिए आपका लाइफ, देखिए मैं बहुत सारा इनकम टैक्स के बारे में अपने वीडियो देखा होगा, लेकिन आपको मोटिवेट नहीं करता हूँ वीडियो। लेकिन मैं मिथिलेश चौधरी इनकम टैक्स के थ्रू आपको किस तरह से मोटिवेट किया तो आपने देखा। और मैं तो यही बोल रहा हूँ ना सर, ये इन्वायरमेंटल में और इस वायुमंडल में, इस ब्रह्मांड में, यही तो बोलता हूँ बार बार कि आप जो है ना स्ट्रगल करने वालों को साथ नहीं देते, उसको छोड़ के चले जाते हो। आप जो है ना हर चीज अच्छी देखते हो, तो भाई अच्छा देखने वाले को ज्यादा मत देखो। क्योंकि जो ये सुंदरता होती है ना सर, ये जो सुंदरता होती है एक आपका 30 साल तक ही रहने वाली है। आपका लिपस्टिक कोट और ये काले काले बाल, ये पर्सनालिटी, ये आपके स्किन जो है 30 साल के तक ही शोभा देता है। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, ये आपका जो अंदरूनी जो ताकत होती है ना, जो अंदरूनी आप टैलेंटेड बनाओगे ना, वो आपको जिंदगी भर साथ देने वाला है। इसलिए हर इंसान को ये बोलना चाहूंगा कि आप जो है ना अपनी ऊपर की चमड़ी पर नहीं, अपने नीचे के दमड़ी पर ध्यान दो। चमड़ी और दमड़ी में आपको मालूम होता है कि चमड़ी पर लोग जो है ना, जो बुद्धिजीवी होते हैं वो दमड़ी पर ध्यान देते हैं, और जिसके पास ज्ञान नहीं होता वो दमड़ी पर ध्यान देते हैं। दमड़ी का मतलब पैसे होता है, चमड़ी का मतलब आपकी सुंदरता होता है। तो हमें सुंदरता पर नहीं ध्यान देना चाहिए। हाँ? एक दिन आपके काले बाल व्हाइट हो जाएंगे, एक दिन आपके जो स्किन है झुर्रियां पड़ जाएगी, लेकिन 30 साल 40 साल के बाद आपके जो आपसे अट्रैक्टिव होते थे, आपको आकर्षण के केंद्र बने रहते थे आपके लिए, वो आपको देखना भी नहीं पसंद करेंगे। लेकिन आप जिस दिन आप अपने टैलेंटेड को, आप अंदरूनी ताकत को, आप अंदरूनी सुंदरता को बढ़ाते चले जाओगे तो देख लेना आप एक क्या बोलते, एक अपाहिज भी हो जाओगे, आप एक
ट्रेचर पर भी चलोगे, आप एक लकड़ी पर भी चलोगे, तो लोग आपके पास ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, आपके नीचे नतमस्तक होने के लिए आपके पास आते रहेंगे और जाते रहेंगे। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी इस वीडियो पर विराम देता हूँ।